हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये वीडियो मैंने नॉर्मल बातचीत करने के लिए ही अपलोड किया था। क्या था, बहुत सारे मैसेजेस हो रहे थे, बहुत सारे। और उसमें से एक बहुत कॉमन मैसेज था कि महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम सितंबर में तो बोल रहे हैं कि आ जाएगा, बट ऐसा है क्या कि 100% वैकेंसी आ रही है। तो देखो, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता, ना कोई कोचिंग वाले दे सकते, ना कोई नॉर्मल इंसान दे सकता, इवन व्यापम वाले खुद नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि वो पता नहीं कब से सोते आ रहे हैं और आगे कब तक सोएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, वो कब एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अभी जब नया चुनाव होता है, नए मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो जब वो आते हैं तब भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और जब जाने का टाइम होता है तब ना कुछ तब दे के जाते हैं। तो उम्मीद तो है कि एग्ज़ाम आएगा। और बहुत टाइम से नहीं आया ना, आप खुद देखो कि 2017 में लास्ट एग्ज़ाम आया था इसका। पटवारी का भी 2017 में आया था, तो पटवारी का तो इन्होंने चुनाव के चलते करा दिया। भले ही जैसा भी था, घोटाला हुआ, उसका रिज़ल्ट रीअपलोड करना पड़ा, ये जो भी था, है ना। लेकिन फाइनली एग्ज़ाम तो हो गया। कुछ लोगों को तो जॉब मिल गई, है ना, कुछ को पैसे देकर मिली, कुछ को ऐसे ही मिल गई, मेहनत से मिल गई। तो अब बचा पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम। तो पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और देखो क्या है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है कि वैकेंसी कब आ रही है, कब जाएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, हमारा होगा कि नहीं होगा। ये तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कि कितनों का होगा, है ना। अब मेरे अपने इसी चैनल की बात करें तो अभी अपन लोग बहुत सारे लोग आपस में जुड़ गए हैं, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सबके घर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास बच्चा है ना। बहुत कम लोग हैं जो अनमैरिड है। मैक्सिमम महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी मैरिड वुमेन्स ही करती है। और जहाँ पर बात आती है, पता है, कट ऑफ की, जैसे अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के बाद क्या होगा। अगर आपके सपोज़ नंबर सिमिलर आते हैं, जैसे पोस्ट तो आपकी 300 है, ऐसा मतलब लास्ट टाइम की अपेक्षा, तो अभी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 पोस्ट हो जाए। इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि ठीक है, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं आया, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आ जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं देंगे। हर बार वो पोस्ट कम ही देते हैं, और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट कम होंगी। हर एग्ज़ाम में यही होता है। पीएससी का आप देख लो, पहले कितनी वैकेंसी आती थी, अब कितनी कम वैकेंसी आती है, जबकि एस्पिरेंट्स तो बढ़ते जाते हैं ना। तो अभी इस 6 साल में देखो, पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि कितने सारे लोग ग्रेजुएट होके निकल चुके हैं। और सारे ग्रेजुएट जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। और सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउ नहीं है इस एग्ज़ाम में, फ़ीमेल तो सारी एलिजिबल हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और सच बताओ तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था किसी का कि सॉरी, मैंने ना वो मेंशन नहीं कर रही हूँ मैं कि किसका क्वेश्चन था, बट ठीक है, आप लोग तो सब एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, मैं सबका आंसर करना ज़रूरी समझती हूँ, है ना। और ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं एक एक का मैसेज टाइप करो, फिर किसी का मैसेज टाइप नहीं कर पाते तो उसको बुरा लग जाता है। इंस्टा पे भी कुछ लोगों ने पता गुस्सा निकाला कि मैंने तुमको इंस्टा पे मैसेज किया, नंबर भेजा, मैंने तुमको बोला कि तुम मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करो, तुमने मुझे ऐड नहीं किया। क्या है ये, व्हाट इज़ दिस। आई मीन, मतलब मैं कोई कोचिंग सेंटर से बात थोड़ी ना कर रही हूँ कि मतलब आपने मुझे नंबर दिया, मैं आपको ऐड करूँ, फिर आपको नोट्स दूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में प्रॉब्लम है तो। मैंने ये चैनल बनाया था अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, है ना। जो मैं अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, कल के लिए मैं सफल होती हूँ तो मुझे देख के कोई और, किसी और को हिम्मत मिले कि वो अपना स्टार्ट कर सके, और उसको भरोसा हो कि नहीं यार, मतलब हम जैसे लोग भी, मैरिड लोग भी, जॉइंट फैमिली में रहकर भी, बच्चे के साथ भी पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसीलिए ये चैनल बनाया था, है ना। पहले मैंने सोचा था कि सिलेक्शन के बाद बनाऊंगी, क्योंकि सिलेक्शन तक मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाएगा। अभी मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन था। फिर मैंने बोला नहीं, सिलेक्शन के बाद क्या है, सिलेक्शन के बाद फिर सबको लगेगा ही नहीं कि तुमने मेहनत की है, फिर सबको लगेगा कि यार इसको मिल गया, बाई लक मिल गया। तो ये सबको बता रही है। तो कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ये मान के चलो कि जो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते और यहाँ वहाँ नोट्स के लिए भागते रहते हैं। देखो, एक तो होते हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनके पास नोट्स है, लेकिन वो सोचते हैं यहाँ वहाँ देख करके कि शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए, इससे एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं और पढ़ लूँ,
तो वो लोग ठीक है, बट जो फालतू में ही यहाँ वहाँ सर्च करते रहते हैं, इसको उसको मैसेज करते रहते हैं, इसका गुस्सा उस पर, उसका गुस्सा इस पर, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला यार। एक चीज़ सोचो कि आपके पास टाइम कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आप लोग टाइम ख़राब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके सामने वैकेंसी नहीं है। अभी आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन क्या करोगे? उस दिन 30-40 दिन में कर लोगे सब कुछ? हो जाएगा सब? हो ही नहीं सकता है। इसलिए अभी टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज़ करो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं जहाँ जो हेल्प कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने की, बट कई बार मेरे से भी नहीं हो पाता है। इस चीज़ को समझो आप भी। मेरे घर में भी 6-7 लोग हैं, बहुत सारा काम रहता है, बच्चा भी है, बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर पढ़ रहे हैं तो वो सबसे मेन प्रायोरिटी है, उसके बाद यूट्यूब भी आता है। तो मतलब इस पे मैं काम कर रही हूँ, तो इसको मैंने बहुत लिमिटेड टाइम दे रखा है यूट्यूब को, कि मैं इससे ज़्यादा टाइम इस पर एक दिन में नहीं दे सकती हूँ। इसलिए कई बार वीडियो मिसिंग हो जाता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ कि चलो यार, जो वीडियो शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में टाइम लगा, मैंने वो टाइम अगर पढ़ाई में दिया तो मैं रात में लाइव आ जाती हूँ कि चलो एक एक्टिविटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और साथ में सब लोगों से बातचीत हो जाएगी, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है, और आप लोग कहीं ना कहीं कुछ पूछते हो तो आपको भी जवाब मिल जाते हैं ना। ऐसे तो कोई किसी का वीडियो नहीं देखता, सबका टाइम बहुत कीमती है। तो चलो, कम बैक टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है, वो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है। सी ग्रेड ऑफिसर कहलाओगे आप, है ना। बहुत बुरी पोस्ट नहीं होती है, मतलब जिनको बहुत ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर वाली रैंक चाहिए। तो अगर आप फिर टेम्परेरी चाह रहे हो कि कोई जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद आप बड़े एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करो, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, तो आप पहले इस एग्ज़ाम को दे दो। इसमें कंपटीशन बाकी एग्ज़ाम की तुलना में कम है कंपटीशन, तो आप इसमें आसानी से अगर पढ़ोगे तो कर लोगे। इसका सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, बहुत सारी बच्चे, फीमेल्स और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मैथ्स से डरते हैं ना। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग नहीं जाते क्योंकि उसमें मैथ्स बहुत टफ आती है। तो आप ये सोचो, इसमें आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना है लेकिन बहुत इजी लेवल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है। 10 क्वेश्चन बोला है, अगर ज़्यादा आए भी तो कितने, 10 से 15 आ जाएंगे बस। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और मुझे लगता है किसी ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई की है तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। हाँ, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट रीजनिंग आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ते आए हो ना तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। कंप्यूटर भी बहुत नॉर्मल है, मैक्सिमम लोग पटवारी का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके लिए तो आपने बहुत डिटेल में कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो आपको कंप्यूटर के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आप उसी कंटेंट को फिर से रिवाइज़ कर लो। और अब क्या बचा आपका? अब बचा आपका सीटीपी। तो देखो, सीटीपी के लिए भी ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हैं, वर्ग 1, 2, 3 का दे रही हैं, उनका सीटीपी तैयार है। जिनका नहीं है वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो जहाँ से समझ में आ रहा है, और कोशिश करो वहाँ से पढ़ने की, धीरे धीरे समझने की। मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ है ही, उसको मतलब उससे लड़ो झगड़ो मत कि अपने दिमाग में पूरे टाइम ये बोल रहे हो कि मैनेजमेंट बहुत टफ है, मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, कैसे होगा। उससे बेटर ये है कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। मैनेजमेंट के जितने नोट्स वो बना के दे रहे हैं, आप उतने नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। उसके अलावा आप चाहो तो उस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पे, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आज ही मैं संचार के मॉडल पढ़ रही थी, ठीक है। 10 मॉडल है संचार के, कुछ लीनियर मॉडल है जिसमें फीडबैक नहीं होता, ऐसे 4 मॉडल है जो लीनियर मॉडल है ना। फिर जिसमें फीडबैक भी आता है, उसको सर्कुलर मॉडल बोल देते हैं, या उसको इंटरेक्शन मॉडल बोल देते हैं। तो मॉडल में पढ़ रही थी, तो जब मैंने पढ़ा था पहली बार तब मैंने उसको नोट कर लिया था, है ना। फिर उसको ना तुरंत मैंने 10-15 दिन के अंदर रिवाइज़ नहीं किया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो मैं उसको भूल गई। आज जब मैंने उसको पढ़ा ना तो मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मैंने यूट्यूब पे दोबारा सर्च किया तो मुझे किसी नए इंसान का वीडियो मिला, है ना। तो उसने और अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ से देखा, और जो मेरे नोट्स में कमी थी मैंने उसमें कुछ और की पॉइंट ऐड किए, और मैंने वो शेयर भी किया। आप सर्च करना, अनअकैडमी का लेक्चर पड़ा होगा ज्योति जोशी के नाम से। अगर जिसने ये वीडियो पूरा देख रहा है ना उसको ये चीज़ पता चल जाएगी। ज्योति जोशी के नाम से सर्च करना, संचार के मॉडल। उन्होंने संचार बहुत अच्छे से पढ़ाया है,
क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत डिटेल में कम्युनिकेशन आता है, तो उसने इसके सब कुछ पढ़ाया, मतलब संचार के तत्व, बाधाएं, मॉडल और एग्जाम्पल्स और संचार के टाइप, सबको बहुत डिटेल में पढ़ाया। और इवन अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो यूजीसी नेट का अगर आप पेपर देखोगे कम्युनिकेशन वाले पार्ट का, तो उसके कुछ क्वेश्चन आपको 2017 में पूछे हुए मिलेंगे। मतलब आपके एज इट इज़ क्वेश्चन 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ये मैंने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार देख चुकी हूँ, तो मुझे एज इट इज़ क्वेश्चन मिला उसका इसमें, तब मुझे ये समझ में आया कि यार वहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका संप्रेषण बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हो। कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आती ना, तो उसकी पूरी A to Z कहानी पढ़ लिया करो, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी आपको संप्रेषण के नोट्स सब बता दूंगी, है ना, जहाँ से मैंने पढ़ा। मैंने लेक्चर बता दिया, अगर आपको नहीं मिले तो आप बता देना, मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मिल जाए तो आप ढूंढो, कोशिश करो और आप उसको पढ़ने का ट्राई करो। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, और